सो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास है। फरवरी का दूसरा वाला हफ्ता होगा। कौन कौन से 7 दिन हम कवर करेंगे वो भी आपको बता दूं। तो इसमें हम 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला वीक आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो आते ही मिल गया है हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना इसको। क्या है कि भाई ऑपरेशन शास्त्र किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है। इस ऑपरेशन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया पे जो युवा हथियारों के साथ अपने फोटो वीडियोस बना करके पोस्ट करते हैं और दहशत फैलाते हैं, दादागिरी गुंडागर्दी शो करते हैं कि भाई हम गुंडे हैं, तो उनके खिलाफ ही ये ऑपरेशन है। मतलब युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया, ऑपरेशन शास्त्र। अब इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि अभी हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर बन गया है। अलवर ये कहाँ का जिला है? याद रखेंगे, राजस्थान का जिला है। और अभी ये भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला 100% इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और आपको बता दूं, इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक अभियान चला रखा है कि 2047 तक हमें सबका बीमा करना है। उसी के अंतर्गत अभी इसने ये अचीवमेंट हासिल किया है कि यहाँ पे सभी लोगों का बीमा कर दिया गया। मतलब यहाँ के सभी निवासी जीवन, स्वास्थ्य और फसल बीमा के अंतर्गत सबको कवर कर लिया गया है। और वैसे एक नोट आप डाल सकते हैं कि अलवर जिला का ही एक देसुला ग्राम है, ये पिछले साल 15 अगस्त को राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना था और अभी पूरा जिला बन गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। फिर ये आपके स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 इसको किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको भारत ने जीत लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, हम बात कर रहे हैं, याद रखना कि इसकी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 की। और अभी इसका कौन सा एडिशन हुआ? 16वां एडिशन हुआ, ये याद रखना। ये हर 2 साल में होता है, बायनियल है, याद रखेंगे, हर 2 साल में होता है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। और अभी इसको होस्ट किया था जिम्बाब्वे और नामीबिया देश ने, और इसको फाइनली जीत लिया भारत ने। और भारत का इस तरह से आप देखोगे तो ये 6ठा टाइटल है। 16 में से 6 बार भारत जीत चुका है। इसमें भारत के कप्तान थे आयुष महात्रे। यहाँ पे भारत ने किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार से हैं, आपको बताइए। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पूछा गया प्रश्न, ये एग्जाम में आया था प्रश्न कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो बायनियल है, मैंने आपको बताया हर 2 साल में होता है। ये इसका 2 साल उत्तर हो जाएगा। और देखो एक और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स भारत इसको जीत चुका है। और जब ये पूछा गया था 2019 में, तब तक तो ये 5 ही बार आंसर होगा, लेकिन अभी हम अपडेट हो गए 2026 में एक और बार भारत ने इसको जीत लिया। तो अगर ये प्रश्न अब आएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 बार। ठीक है, तो मैंने कहा ना, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, बच्चे याद करके चल जाते हैं किसने जीता, किसको हराया, कहाँ पर हुआ। अब ना तो इसने किसने जीता, न किसको हराया, न कहाँ पर हुआ, ये तो पूछा ही नहीं, कुछ अलग ही पूछ लिया। और फिर इसी के बाद स्टूडेंट आकर के कहता है कि यार पेपर तो कुछ और ही था, और नहीं था, हमने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की, या हमें उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड विजेता रही है। पूरी बात करते हैं, पैरा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर हुआ? अभी सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान में ये हुआ है। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में बात करते हैं। तो पहले महिला वर्ग वुमेन कैटेगरी में बात करें तो झारखंड विजेता रहा है। झारखंड ने यहाँ पे मेजबान राज्य राजस्थान को हराया, क्योंकि राजस्थान में ही तो हो रहे थे ये। और पुरुष वर्ग में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश विजेता रहा, तेलंगाना को हराया है। ठीक है, साथ में ये भी मैं आपको स्टैटिक ऐड करा दूं यहाँ पे कि इस साल जो दूसरे नंबर का एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप होगा 2026 में, ये कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा। दूसरा एडिशन है। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था, वो कंबोडिया में हुआ था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पर किया? तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में किया है। तो एयरबस कंपनी ने, याद रखेंगे, गुजरात के वडोदरा में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वहीं पे एक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया है। और उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? भारत में एरोस्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल फ्यूल तकनीक विकसित करना।
सबसे खास काम इस रिसर्च सेंटर में जो होने वाला है वो ये है कि नगर निगम का जो ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको विमान के ईंधन में कैसे बदला जाए, इस पर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। ये होने वाला है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी आप ध्यान रख लो, 2022 में स्थापित हुई थी ये। कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है। और चांसलर इसके बनाए गए थे हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और एयरबस से आपको याद आना चाहिए कि एयरबस से हम एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, C295 उसका नाम है। हमारे वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं टोटल 56, जिसमें से 16 तो स्पेन से ही डायरेक्ट बन करके आएंगे और बाकी बचे हुए एयरबस कंपनी ये भारत में बनाएगी। किसके साथ मिलकर के? टाटा के साथ मिलकर के। और ये कहाँ पे बनाएंगे? एयरबस और टाटा मिलकर के कहाँ पे? भारत में, वडोदरा गुजरात में इसको बनाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपका इससे संबंधित प्रश्न रिवाइज कराया। अब ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की तो रैंक आप देख पाओगे यहाँ पे, भारत की रैंक चौथी है, चौथे स्थान पर भारत है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये क्या बताता है कि मतलब किसी देश की मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति कितनी ज़्यादा है, मतलब मिलिट्री पावर के हिसाब से उसको ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो पहले स्थान पे आप देख सकते हो अमेरिका है, दूसरे पे रशिया को रखा है, तीसरे पे चाइना को और भारत को चौथे स्थान पे रखा है। भारत का स्कोर कितना है? 0.1346 भारत का यहाँ पे स्कोर है। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स है और भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखो, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे आर्टिकल 21। तो याद रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया है। तो इस फैसले से होगा क्या? अब स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाएगी बच्चों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग। और अभी ये फैसला डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में आया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करना। याद रखना, जो आर्टिकल 21 है ना, हमें जीने के अधिकार के साथ साथ सम्मान से जीने की गारंटी देता है, राइट टू डिग्निटी। और आर्टिकल 21 की बात हो रही है तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला दूं कि 46वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो क्या बताता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। और एक केस पुट्टा स्वामी, तो आपको केस याद होगा ही सही, जो 2017 में आया था। तो इस मामले में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आप लगाना, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये जो टाइम्स बी मतलब हो गया बिजनेस, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग है। पहले तो ये बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, भारत के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, बिजनेस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी, एजुकेशन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, उनके इंडस्ट्री के साथ संबंध कैसे हैं उन इंस्टीट्यूट्स के, तो इन सब आधार पर रैंकिंग ये जारी की जाती है। तो अभी जो आई है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026, इसमें हमने देखा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है दिल्ली में, वो इसमें टॉप पर रहा है। और आपको बता दूं, ये संस्थान केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, इसकी आधारशिला अभी कहां पर रखी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। और कौन सा वाला अमरावती है? ये आंध्र प्रदेश वाला। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला रखी है। ये तो आपके करंट अफेयर्स की बात हो गई, यही लाइन हमें याद रखनी है, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा भी सही, इस तरह का प्रश्न आया है एग्जाम में। क्या आएगा प्रश्न कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहां पर रखी गई। तो आंसर कर देना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी पूछे तो अमरावती। लेकिन हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें कि भाई ये क्वांटम कंप्यूटिंग वैली क्या है, इसे तो समझाओ, तो आप कहेंगे ये एक तरह का विशेष इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया या हब हो गया, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भविष्य की तकनीक यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े रिसर्च, स्टार्टअप्स और कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करेगी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली शब्द आते हैं आपके मन में क्या चलता है कि हाँ यार, यहाँ पे सॉफ्टवेयर संबंधी काम होता है। तो उसी तरह से ये जगह बेहद तेज और पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए विकसित की जा रही है। यहाँ पे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे, उन पर काम होगा। और ऐसा करने का उद्देश्य भारत को क्वांटम तकनीक
भारत को क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को नया ग्लोबल क्वांटम हब बनाना है। तो एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ पर होगा क्या, नई क्वांटम तकनीक, सुपरफास्ट चिप्स और सुरक्षित संचार, इन क्षेत्रों पे रिसर्च की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, होगा क्या वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये आपके समझने के लिए है। प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वो यहाँ से आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रश्न आ चुका है वैसे एग्जाम में, एमपी पुलिस के एग्जाम में देखो सेम प्रश्न आया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी वैली ये कहाँ पर लॉन्च की जाएगी। एक्चुअली में पिछले साल इसकी घोषणा हो गई थी, तब भी हमने इसको पढ़ा था और देखो प्रश्न आ गया, घोषणा से ही प्रश्न आ गया। अब तो इसकी आधारशिला रख दी गई है, फिर से एग्जाम में आएगा और ऐसे ही प्रश्न बन के आएगा। देखो ठीक है, तो आंसर आप करके आओगे अमरावती। अब भैया ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख सकते हो गारंटी के साथ कि मेरे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, और फिर भी मैं उसको नहीं करके आ रहा हूँ तो ये मेरा मिस्टेक है। प्रश्न क्या है पहले ये पढ़ो कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है, कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये तो सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया मैंने, तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। लेकिन मेन प्रश्न जो आएगा वो आपकी रिपोर्ट से आएगा। अब देखो ये जो प्रश्न है ये समझाने अगर मेरे को देखो समझाना पड़ेगा अच्छे से। मैंने कहा ना यहाँ से प्रश्न आएगा तो हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कह नहीं सकते कहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, तो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, जितना पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ा है वैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो इस प्रश्न को समझाने में मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, और ये एक तरह से हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो एक प्रश्न को यहाँ पे इतना लेंथी नहीं ले सकता हूँ मैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके लिए अलग से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है 7-8 मिनट का, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर से देखना, उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो के बाद मैं मान लो नहीं डाल पाया, याद नहीं रहा, तो आप सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे ही कि क्रैक एग्जाम 6th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया। देखो अभी ये पूरी रिपोर्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये डेटा आपको समझना पड़ेगा, यहीं से प्रश्न उठ के आएगा। ठीक है, इसमें मैंने स्टैटिक जो बन सकते हैं प्रश्न, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आपको समझाया है। तो अभी जो हमारा प्रश्न था वो तो मैंने आपको कवर कर दिया कि 6th फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बने, ये आप देख सकते हो। यहाँ से स्टैटिक जो प्रश्न बने पूरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आपको उस वीडियो में मैंने करवाए, तो आप उसको जरूर से लगा लेना। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, देखो कथन वाले प्रश्न भी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। अब ये वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी में मिल जाएगा। और ये अभी भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने उन्नत ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात किया है। मतलब जहाँ पर ये पोर्ट है, ये बंदरगाह है, वहाँ पे उन्होंने ये ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात किया। मतलब इन्होंने कहा कि हमारी 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर कोई भी दूसरा ड्रोन प्रवेश नहीं कर सकता है हमारी परमिशन के बिना। और ऐसा करने वाला, मतलब ये ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात करने वाला ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी 39 नंबर का जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की, कौन सा एडिशन है, 39 नंबर का एडिशन है। और अभी इसका उद्घाटन किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी ने। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में, यहीं पर होता है हर बार। भागीदार देश इस बार पार्टनर कंट्री कौन रहा, याद रखेंगे इजिप्ट रहा है। थीम स्टेट मेघालय और उत्तर प्रदेश है। और आपको याद आ रहा होगा मैंने जो टॉपिक वाइज सीरीज आपको बना करके दी थी जनवरी मंथ की, वहाँ पर भी ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तब हमने यहाँ तक कवर किया था, लेकिन अभी इसका आयोजन हुआ और इसमें थीम भी डिसाइड हुई है, तो थीम आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। थीम याद रखना, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। इस शिल्प मेले, सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत 1987 से होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख सकते हो ये एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका है कि पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बताओ कहाँ पर हुआ था। और ये वाला तो आप लगा ही दोगे कि कहाँ पर होता है। ठीक है, बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो प्रश्न क्या है, भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड ये किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो पहले तो याद रखेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसने क्या किया, अभी भारत का पहला को ब्रांडेड रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है।
और इसने अभी इसका जो स्पॉन्सर बैंक है याद रखना कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसी के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में इसको लॉन्च किया गया। तो ये कार्ड रुपे नेटवर्क पर आधारित है। रुपे नेटवर्क ये भारत का अपना स्वदेशी पेमेंट गेटवे है और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्रों के ग्राहकों को मॉडर्न क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ देना। अच्छा, ये को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब हो गया? तो ऐसा रुपे क्रेडिट कार्ड जो किसी बैंक या किसी कंपनी के साथ मिलकर के जारी किया जाता है, उससे क्या होता है, कंपनी से जुड़े खास ऑफर जो भी है, कैशबैक वगैरह है, इनाम वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी जारी किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। इसके बारे में जान लो, इसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर अगरतला में मिलेगा, चेयरमैन है सत्येंद्र सिंह और इसका स्पॉन्सर बैंक मैंने आपको बताया पंजाब नेशनल बैंक। और जब भी ग्रामीण बैंक की बात आ रही है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो याद रखेंगे प्रथमा बैंक था। अच्छा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक से एक और पॉइंट आप ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा था अभी इसी साल कि इसने अभी पहला फुल्ली सोलर पावर एक मोबाइल एटीएम वैन भी लॉन्च किया था, तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। अब आप देखो, ये आपके ग्रामीण बैंकों से ही कुछ स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किन की सिफारिश पर की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। एक प्रश्न यह आया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम में पारित हुआ था, कौन सा अधिनियम कब हुआ था। एक ये प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1976 में। और भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये प्रथमा बैंक है, इन्होंने खुद ने बता दिया, लेकिन इस बार मुख्यालय आपसे पूछ लिया। ठीक है, 2023 में आया था SSC CHSL में, तो इसका मुरादाबाद में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। एक प्रश्न पहला रीजनल रूरल बैंक पूछ लिया, देखो 2024 में पूछा था SSC MTS में, तो आप तो बता ही दोगे, आप प्रथमा बैंक है, ध्यान रखना। एक पूछा था कि पहला रीजनल रूरल बैंक ये कब स्थापित हुआ था, नहीं कौन सा स्थापित हुआ था, नाम पूछ रहे हैं, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। फिर से देखो, अभी पीछे भी इस तरह का प्रश्न आया था ना, लेकिन वो अलग एग्जाम में था। तो इस तरह के जो स्टैटिक प्रश्न होते हैं ना, या तो आपको याद होने चाहिए, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे संबंधित जो भी स्टैटिक प्रश्न बन रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। और खास तौर पे मैं तो वो प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूछ रहा है भारत में रीजनल रूरल बैंक को कौन रेगुलेट करता है, तो RRB, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक को भारत में कौन रेगुलेट करता है, तो RBI रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि जो पहला वाला प्रथमा बैंक था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया 1975 में। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो सिंपल सा पहले तो याद रखना कि NPS हेल्थ पेंशन स्कीम, इसको शुरू किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और ये NPS के तहत ही, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही काम करेगा। और इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है कि इन्होंने देखा कि जो रिटायरमेंट के वक्त लोगों की जो पेंशन आती है, और उस समय रिटायरमेंट में इंसान बुजुर्ग हो जाता है, कई तरह की बीमारियां लग जाती है, तो सारा पेंशन का पैसा उन बीमारियों पे खर्च हो जाता है। तो इसी के लिए इन्होंने एक अलग से मेडिकल फंड बनाया, मतलब इस योजना में एक मेडिकल फंड बनाया जाएगा, उस फंड का इस्तेमाल उनकी बीमारियों के लिए किया जाएगा, ताकि पेंशन का जो पैसा है वो बीमारियों में खर्च ना हो। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 2003 में, मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी छठा राष्ट्रीय फसल शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। हम बात कर रहे हैं नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 की, छठा एडिशन हुआ अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में इसका आयोजन हुआ। आयोजन किया इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने, और थीम भी थी कन्वर्ज, कोलैबोरेट, को क्रिएट, एकत्र हों, सहयोग करें और सह निर्माण करें। इस समिट का उद्देश्य है भारत को एग्री इनपुट यानी कि खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद बीज के उत्पादन में और निर्यात के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये समिट कहाँ पर हुआ, मुंबई में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ATP मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर हो जाएगा इसका यूकी भांबरी। तो भारतीय टेनिस प्लेयर है यूकी भांबरी, और अभी ATP मेंस डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 20 स्थान इन्होंने हासिल कर लिया। और इस तरह से रोहन बोपन्ना के बाद ये टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय मेंस डबल प्लेयर बन गए हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, उसमें यूकी भांबरी ने इनके साथी जो कि स्वीडन के थे, एंड्री गोरासन उनका नाम है, उनके साथ मिलकर के जोड़ी बना करके इन्होंने खेला और तीसरे राउंड तक ये पहुंचे, और इस तरह से इनकी रैंकिंग बढ़ गई। पहले ये 22वें स्थान पर थे और अब रैंकिंग में ये 20वें स्थान पर आ गए। इसलिए हमने कहा कि ये भारत के रोहन बोपन्ना के बाद भारत के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बन गए
जिन्होंने एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 स्थान हासिल किया। टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय। आप मुझे बताओ, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने इसको जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। 27वां एडिशन इसका हुआ। कहाँ पर हुआ? रंगशाला स्टेडियम, पोखरा, नेपाल में हुआ। नेपाल में इसका आयोजन होता है। फाइनली इसको भारत ने जीत लिया है और भारत ने तीसरी बार इसको जीता। यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराया। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट मुन्नी रही भारत से, और फेयर प्ले अवार्ड भी भारत को मिला है। ठीक है, तो ये चैंपियनशिप को ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। एफपीआई का मतलब समझो, एफपीआई का मतलब हो गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इन इन्वेस्टर्स को डिजिटली लाइसेंस जारी करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा बैंक। आपने एक टर्म सुनी होगी एफटीआई, कई बार हम पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आज आप पढ़ रहे हो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफडीआई तो मैंने आपको कई बार समझाया है, ये हमारा देश हो गया, कोई विदेशी हो गया, कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है। अब ये इन्वेस्ट कहाँ पर करेगी? कोई ज़मीन पे, किसी कंपनी में, मतलब भौतिक रूप से भौतिक चीज़ों पर ये इन्वेस्ट करती है और लंबे समय के लिए ये इन्वेस्ट करती है, तो उसे अपन एफडीआई कहते हैं। एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये भी विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी नागरिक होते हैं, लेकिन ये भारत में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, इक्विटीज़ पे, और ये शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। मतलब जैसे इनको फ़ायदा होता है ये भाग जाते हैं लेकर के, अपना फ़ायदा उठा करके। जैसे मार्केट गिरने लगता है ये अपना पैसा निकाल करके भाग जाते हैं, जैसे फ़ायदा होता है ये पैसा निकाल करके भाग जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी इनको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लाइसेंस होता था, अभी इसको लेने में बहुत समय लगता था। भाई विदेशी नागरिक है तो इसको डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले भौतिक रूप से भेजने होते थे, मेल वगैरह करके, जैसे भी। फिर इसी तरह की प्रक्रिया चलती थी, फिर ये कागज़ भेजेंगे, फिर ये कागज़ भेजेंगे, फिर ये साइन करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब इसको डिजिटली कर दिया गया कि डिजिटली आप साइन करो और कुछ ही समय में आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा बैंक, जिन्होंने डिजिटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लाइसेंस जारी किया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1985 में। इसके फाउंडर है उदय कोटक। चलो एक और होमवर्क प्रश्न आपके लिए तैयार होता है। अभी कौन सा पद्म पुरस्कार 2026 में इनको मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसका मुख्यालय मुंबई हो गया, एमडी CEO अशोक वासवानी है, और लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन होती है। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला महिला नेतृत्व वाला एक इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है भाई साहब काम कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक ने कहाँ पर? गोरीबिदानूर स्थान है चिकबल्लापुर जिले में, वहाँ पे अपनी तरह का ये पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसमें विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए विनिर्माण व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। मतलब यहाँ पे जितने भी कारखाने या उद्योग खुलेंगे उन पे महिलाओं का स्वामित्व होगा, महिलाएं उनको संचालित करेगी, उनको ऑपरेट करेगी। ये इसका कहने का मतलब हो गया। और इसी तरह से एक लाइन में आपको याद दिलाऊंगा कि याद रखना, देश का पहला महिलाओं के लिए स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर बना था? तो 2022 में ये बना था हैदराबाद में। और इसको शुरू किसने किया है? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इसको स्थापित कर रहा है, और इसकी स्थापना याद रखना 1983 में होती है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है ना। फिर अगला प्रश्न देखो कि कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भी दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा बन गया है। अब ये दूसरा भारतीय राज्य है तो आपके मन में आएगा कि पहला कौन सा है, और आपके मन में नहीं आएगा, एग्जामिनर के मन में भी आ चुका है, इसलिए उसने एग्जाम में ये पूछा था एक बार। तो पहला बना था केरल, और अभी केरल के बाद गोवा। याद रखना भी बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। और इस एटलस में होता क्या है? तो राज्य के पक्षियों की प्रजातियां, उनका वितरण, उनकी संख्या कितनी है, ये सब पूरा डेटा होता है, ताकि आपको संरक्षण और निगरानी रखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखना बर्ड एटलस को जारी करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो केरल, और अभी दूसरा एग्जाम में अब दूसरा वाला पूछेंगे आपसे तो गोवा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दो कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, बताओ क्या कहते हैं।
फिर एक प्रश्न ये देखो कि अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया मेरे भाई चाइना में किया गया। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं, अभी 6वां एडिशन हुआ इसका किंगदाओ चाइना में। मेडल टेनी आप देख सकते हो, पहले स्थान पे अगर बात करें टोटल ओवरऑल तो साउथ कोरिया रहा, 1 गोल्ड 1 ब्रोंज यानी कि टोटल 2 मेडल इन्होंने जीते। और दूसरे पे जापान और तीसरे पे इसमें चाइना रहा। भारत ने शायद कुछ भी नहीं जीता तो उसका नाम नहीं है। और ये ओवरऑल रैंकिंग मैंने आपको बता दी। अलग अलग अगर आपसे पूछ लें कि मेंस टीम में गोल्ड किसने जीता या टॉप पर कौन रहा, तो वो जापान, मतलब जापान जो 1 गोल्ड लेकर के आया है, इसकी मेंस टीम लेकर के आई है। और साउथ कोरिया की वुमेन्स टीम ये 1 गोल्ड लेकर के आई है। लेकिन ओवरऑल साउथ कोरिया टॉप पर है क्योंकि इसके पास 1 ब्रॉन्ज भी आ गया है, टोटल 2 मेडल हो गए। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने अभी वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया, तो इसका आयोजन हो जाएगा राजस्थान। तो ये है वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। अभी इसका आयोजन फरवरी में ही हो रहा है। कहाँ पर याद रखेंगे, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ठीक है, तो सिंपल सा ये एक्सरसाइज का नाम याद रखना और कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन ये ध्यान रखना, यही प्रश्न आएगा। अब ये जो बुक है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक मार्क करना। बुक का नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। इसके लेखक कौन है, तो नवीन कुंडू इसके लेखक है। इस बुक का पूरा नाम आप देख सकते हो, रिक्लेमिंग इंडिया अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन। आप सिर्फ इतना सा याद रख लो, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। तो पर्यटन क्षेत्र के ऊपर ये बुक आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस, विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। पहली बार ये जो विश्व दलहन दिवस है वो 2019 में मनाया गया था। और आप जानते ही हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को दालों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया था। अच्छा, यहाँ पे दालों से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ ताकि मुझे अलग से फिर ये प्रश्न नहीं पढ़ाना पड़ेगा। क्या प्रश्न है कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कौन, शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया है। पूछेंगे कहाँ से शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में इसको शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, विदेशी दालों पर हमारी जो निर्भरता है वो खत्म करना है और 2030-31 तक देश को दालों के मामले में मजबूत देश बनाना है, निर्यातक देश बनाना है कि हम खरीदें नहीं, हम बेचें। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिए पॉइंट। और दालों से संबंधित ये आपके कुछ स्टैटिक प्रश्न है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड करना, प्रश्न बनते हैं यहाँ से क्योंकि एग्जाम में। ठीक है, अभी देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीत लिया है, तो आप कहोगे सर्विसेज ने इसको जीत लिया है। याद रखना पहले तो संतोष ट्रॉफी अगर ऐसे ही पूछ ले कि इसका संबंध किस खेल से है तो आप आंसर करोगे फुटबॉल से। एक तरह से ये सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है और इस बार इसका ये 79 नंबर का एडिशन हुआ। 2025-26 वाला सेशन 79 नंबर का एडिशन है। फाइनल इसका खेला गया था धेमाजी, असम में जो ढकुआ खाना स्थान है वहाँ पर, मतलब असम में खेला गया था फाइनल। अच्छा, जीता किसने, यही तो इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज ने जीत लिया है, टोटल 8वीं बार इन्होंने जीता है। यहाँ पे सर्विसेज ने फाइनल में केरल को हराया है। और सबसे ज़्यादा बार अभी तक इसको किसने जीता, तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। 79 में से 33 बार इसको पश्चिम बंगाल जीत चुका है। ठीक है, अभी तो सर्विसेज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कौन करता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। कौन सा एक्सरसाइज है, मिलान अभ्यास है। पहले तो आप ये याद रखेंगे ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, बहुराष्ट्रीय मतलब इसमें बहुत सारे देश हिस्सा देते हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और आयोजन कौन करता है, भारतीय नौसेना इसका आयोजन करती है। और अभी इसका आयोजन किया गया विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। लगभग 50-55 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा, थीम याद रखना, थीम क्या है, भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। इस एक्सरसाइज को पहली बार 1995 में आयोजित किया गया था, तो याद रखना विशाखापत्तनम, ये वेन्यू याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर उसका हो जाएगा 9 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी इसको 9 फरवरी को मनाया गया। मतलब इसका कोई दिन फिक्स नहीं होता, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो 2026 में हमने इसको 9 फरवरी को मनाया है। और मिर्गी आपको पता है एक तरह का ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और इसका इलाज संभव होता है, तो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
और याद रखना बैंगनी रंग ये मिर्गी जागरूकता का प्रतीक है। कौन सा रंग? बैंगनी रंग, पर्पल। और ये जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है, हम भी एक मिर्गी दिवस मनाते हैं, नेशनल एपिलेप्सी डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जिसे बोलते हैं। कब? 17 नवंबर को। और ये वाला प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखना। और एक और डे आप याद रख लो, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ये साल में 2 बार मनाते हैं, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 आया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 45वें स्थान पर है। मतलब ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, ये क्या बताता है कि कौन सा देश डिजिटल मामले में कितना आगे है, वहाँ पर इंटरनेट कितना तेज है, कितने लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार डिजिटल सेवाएं कितनी चला रही है, वहाँ की कंपनियां डिजिटल तकनीक पर कितना खर्च कर रही है। तो इन सभी मामलों को लेकर के, मतलब इन सब पे आधार पर ये रैंकिंग जारी होती है। तो भारत की रैंक 45 है टोटल 127 देशों में से, और स्कोर है भारत का 54.43। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे सिंगापुर है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है ये आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आप देख सकते हो। तो इंडेक्स याद रख लेना, भारत की रैंक याद रख लेना, स्कोर देख लेना और टॉप पर देख लेना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नाम से एक इनिशिएटिव पहल को शुरू किया? तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये पढ़ाई विद एआई नाम से एक डिजिटल लर्निंग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है छात्रों, और विशेष रूप से वो छात्र जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों को मुफ्त हाई क्वालिटी वाले और एआई बेस्ड शिक्षा प्रदान की जाएगी इसमें। ठीक है, तो पढ़ाई विद एआई, हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर एक ये प्रश्न भी देखो कि तेजस्विन शंकर, इन्होंने अभी एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। तो प्रश्न आपका यूं पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस खेल से है? देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, पूरी तरह से तैयार रहना है। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी अभी, ये भी बायनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 12वां एडिशन हुआ था, तियानजिन चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक स्टैटिक हो गया कि हर 2 साल में होता है। और अभी कौन सा एडिशन हुआ, ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। 12वां एडिशन और चाइना में हुआ। मेडल टैली आप देख सकते हो, पहले स्थान पे चाइना रहा 10 गोल्ड के साथ, 11 सिल्वर, 13 ब्रोंज, 34। दूसरे पे कतर, तीसरे पे जापान। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत अगर देखो मेडल टैली के हिसाब से आप देखोगे तो 7वें स्थान पर है, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 5 मेडल भारत के पास है। और ये 1 गोल्ड यही लेकर के आए तेजस्विन शंकर, किस खेल में? हेप्थालॉन गेम में। ठीक है, तो हेप्थालॉन इनका ये खेल है, ध्यान रखना। और ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि मेडल टैली में तो भारत आपको 7वें स्थान पर दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह भारत की रैंक 6ठी बताई गई है। अब उन्होंने 6ठा क्यों बताया? टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, द हिंदू उठा लो, ऑल इंडिया रेडियो उठा लो, सब 6ठा बता रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकली हिसाब से आप देखोगे तो 1 गोल्ड इसके पास है, 1 गोल्ड इसके पास है। तो जब बराबर हो जाते हैं तो फिर अगले मेडल की ओर जाते हैं। तो इसने सिल्वर जीते 3, इसने जीते 2, तो फिर इसको ही ऊपर रखा जाएगा, और जैसा कि रखा गया है। फिर अगले में ब्रोंज इसने 1 भी नहीं जीता, इसने 2 जीत लिए। टोटल हमारे पास ज़्यादा है, इनके पास टोटल में कम है, और टोटल से फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से देखा जाता है कि पहले गोल्ड किसके पास है सबसे ज़्यादा, सिल्वर किसके पास है, ब्रोंज किसके पास है। अब पता नहीं इन्होंने क्या कह करके 7वें स्थान पे भारत को रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है, आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न से आपका स्टैटिक प्रश्न बनता है। अभी जब हमने इसको कवर किया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो उसी दिन एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि यही प्रश्न आज हमारे एग्जाम में आया था। कौन सा एग्जाम है मुझे नहीं याद, लेकिन उनके एग्जाम में वो प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, वो आप देखना। प्रश्न क्या बनता है अभी कि अभी विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनके खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 94C। और ये नोटिस किसको सौंपा था? लोकसभा महासचिव को। सेक्रेटरी जनरल जो कौन है? उत्पल कुमार है। बाकी पूरा मैटर आपको डिटेल में मैंने समझाया ही था। विपक्ष का कहना है कि जो ओम बिरला जी हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो निष्पक्षता नहीं बरतते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, हमारे माइक बंद कर देते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पक्षपात करते हैं। और ये मुद्दा किस घटना के बाद उठा था? जो एक बुक आपकी बहुत चर्चा में है, जो आपके एग्जाम में भी आएगी, लिख लेना उसको। हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी की वो बुक है। चलो, वो बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी उस बुक का नाम है। तो उसका कुछ हिस्सा ये पढ़ना चाह रहे थे, और वहाँ पर इन्होंने ओम बिरला जी ने पढ़ने नहीं दिया। तो उसके बाद ये सारा मुद्दा उठा कि हम कुछ बोलना चाहते तो हमें बोलने नहीं देते, पक्षपात करते हैं, ये वो, तो इन्हीं को हटाओ। तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94C में उनको हटाने से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं।
तो उसी के तहत अभी ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब इसके लिए इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करना होता है 14 दिन पहले कि हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं इनको हटाने के लिए। तो कितने दिन पहले नोटिस दिया इन्होंने? 14 दिन पहले। और ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? याद रखना, किस सदन में? निचले सदन में, यानी कि लोकसभा में। और याद रखना, जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो जो स्पीकर होता है वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। इसको पास करने के लिए कितना समर्थन चाहिए होता है? तो जितनी सदन में कुल सीटें होती हैं, कुल भरी हुई सीटें, वैसे कुल सीटें कितनी है? 543 है, अभी वर्तमान में 13 इसमें खाली है। तो जितनी भरी हुई सीटें होती हैं तो 50% से ज़्यादा मत है कि नहीं है, ज़्यादा वोटों का समर्थन होगा तभी ये पास होगा। तो अगर इसके अनुसार अगर देखेंगे वर्तमान में तो 266 वोटों का समर्थन चाहिए होगा इसको पास कराने के लिए। वैसे लगता नहीं है पास हो पाएगा। इससे पहले भी क्योंकि 3 बार लोकसभा अध्यक्षों को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ। सबसे पहले लाया गया था जीवी मावलंकर के लिए 1954 में, फिर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ, बलराम जाखड़ के खिलाफ, और अभी ये चौथे लोकसभा अध्यक्ष बन गए ओम बिरला, जिनके खिलाफ ही लाया गया। होगा नहीं कुछ भी, ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा तो वो आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि 2 बुकें हैं, ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु। ये दो बुक अभी लॉन्च की गई है, इनके लेखक कौन है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी। विश्वभूषण हरिचंद्रन पहले तो याद रखना, ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अब इन्होंने ये 2 बुकों को लिखा है। एक बुक है ई माटी कथा का है, उड़िया भाषा में लिखी गई है, और दूसरी जो अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है वो है बुक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। और अभी इन दोनों बुकों को इन्होंने उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में लॉन्च किया उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी ने। ठीक है, तो कौन सी बुक है, किसने लिखा है, कहाँ पर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, सब ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है, 2015 से मनाते आ रहे हैं। थीम याद रखना, सैनराइजिंग AI सोशल साइंस स्टेम एंड फाइनेंस। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। वैसे 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी होता है, हकीम अजमल खान जी की जयंती होती है। सबसे पहले इसको 2017 में मनाया गया था हैदराबाद में, तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी भी थीम है यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य। और 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे भी होता है, तस्करी विरोधी दिवस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, 10 फरवरी का एक और दिवस है, वो हमारा रह गया शायद, सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये 10 फरवरी को मनाया गया इस बार। एक्चुअली में फरवरी के दूसरे मंगलवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार 10 फरवरी को ये पड़ा, तो ये भी ध्यान रखना। ये प्रश्न तो एग्जाम में आता है भाई। इनमें से मैं आपको बताऊं कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एक तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, और इसकी थीम है स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। ठीक है, तो इस एक शीट में मैंने आपको 4 दिवस बताए, जिसमें से 2 तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि अभी 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे सुधाकर दलेला को बनाया गया है। इनका नाम आप जरूर याद रखना। और मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ याद रखना, क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो उस समय भारत के जो G20 शेरपा बनाए गए थे, अमिताभ कांत बनाए गए थे, और ये प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा गया था उस वक्त। तो अब जब भारत, आपको पता ही है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है 2026 में, 18वां संस्करण है, वो सब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इसमें जो भारत का शेरपा अभी बनाया गया है तो वो सुधाकर दलेला है। और आपको पता ही है भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। जो भी देश जिस संगठन की अध्यक्षता करता है उस साल जो भी बैठकें होती है वो सब उसी देश में होती है। तो अब ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठकें होंगी भारत में होंगी। अभी सबसे पहले ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक हुई जैसे नई दिल्ली में, तो यहाँ पर ही भारत का शेरपा बनाया गया सुधाकर दलेला को। और शेरपा मैंने आपको समझाया था, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आप उनका विशेष दूत या निजी प्रतिनिधि आप कह सकते हो। अगर वो राष्ट्राध्यक्ष मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये शेरपा उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। मतलब पूरा शिखर सम्मेलन को तैयार इनको करना होता है, पूरी जानकारी इनको होती है। तो ब्रिक्स की इस बार हम 18वें संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। थीम जरूर याद रखना, थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारत चौथी बार, ये प्रश्न आ सकता है, भारत कितनी बार या कौन सी बार, कौन से नंबर की ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है? चौथी बार कर रहा है। 2012, 2016, 2021 में कर चुका है। पिछले साल इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। ठीक है, सब ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहाँ पे 91 नंबर पर है। तो हम बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब इसको ध्यान रखो, ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। किस देश में कितना भ्रष्टाचार है उसी के हिसाब पे ये रैंकिंग है।
तो भारत को रैंक मिली है 91 टोटल 182 देशों में से। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि पिछली बार भारत की रैंक 96 थी, तो कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे भारत का स्कोर 39 है। और टॉप पर बात करें यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है, इसका स्कोर 89 है। मतलब जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो अच्छा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। जितना नीचे डाउन में स्कोर होगा उतनी उसकी रैंकिंग डाउन में रहेगी, भ्रष्टाचार मतलब वहाँ पर ज़्यादा है। तो पहले पे डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर है। सबसे लास्ट में अगर बात करें 182वें स्थान पे तो 2 हैं, सोमालिया और साउथ सूडान। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे, इनका स्कोर ही 9 है। ठीक है, तो भारत का याद रखना, भारत की रैंक कितनी है, 91 है। टॉपर कौन है, डेनमार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर होगा इसका जर्मनी। अब भारत को सम्मान मिला है तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा ना मेरे भाई। बायोफेक 2026 ये है क्या, तो याद रखना ये विश्व की सबसे बड़ी जैविक ऑर्गेनिक प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, जिसका उद्देश्य है ऑर्गेनिक उत्पादों का बढ़ावा देना। और अभी इसका आयोजन हुआ जर्मनी में, जर्मनी के नुर्नबर्ग में, और यहीं पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अभी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पोर्टल के रेस्पेक्ट में। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। अब है क्या ये सत्या पोर्टल, मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा, वैसे ही समझना। सत्या पोर्टल की पहले फुल फॉर्म देखो, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का, जो STQC लैब है उसके संचालन को आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना। आप पूछोगे STQC क्या है, तो चलो उसी की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो, स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। और ये आप कह सकते हो ये है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की एक संस्था है जिसका काम क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आईटी प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स हो गई, उनकी क्वालिटी, उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की ये जाँच करता है और उनको सर्टिफिकेट देने का ये काम करता है कि हाँ भाई ये चीज़ें सेफ हैं, सर्टिफिकेट हमने दे दिया। ठीक है, तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 1980 में। अब इसी के लिए हमने ये सत्या पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये जो भी हमें काम करवाने हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग करवानी है, उनको सर्टिफिकेट देना है या उनकी क्वालिटी सर्विस करवानी है, तो ये सभी काम पहले अलग अलग स्थानों पर होते थे, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता था, पैसा ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी ये पोर्टल आ जाने से ये सारी की सारी जो सर्विसेज है, सर्टिफिकेट देना, क्वालिटी सर्विस करवाना, सर्टिफिकेट टेस्टिंग करवाना, ये सब चीज़ें अब एक ही स्थान पे हो सकेगी। तो एक तरह से ये वन स्टॉप पोर्टल का काम करेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टाइम कब लगेगा, मतलब काम तेज हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना प्रश्न, तो ये ध्यान रखना। प्रश्न तो छोटा सा था कि किसने लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, लेकिन समझना थोड़ा सा जरूरी था, अब नहीं भूलोगे आप। अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की अभी LEED लिस्ट आई है 2025, और भारत के बाहर, अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। तो हर साल US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये LEED लिस्ट को जारी करता है। LEED मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिज़ाइन। मतलब इसमें देखा जाता है कि किस देश में ग्रीन बिल्डिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। मतलब इसमें देखा जाता है कि किस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही है। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया, इस तरह से आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। मतलब उसमें बिल्डर ने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से खिड़कियाँ रखी हो या इस तरह से उसका डिज़ाइन किया, मतलब नेचुरल लाइट कमरों में जा रही हो, नेचुरल हवा आ रही हो, ताकि दिन में भी, जैसे अगर पैक कमरे बना लेते हैं तो दिन में भी लाइटें जलानी पड़ती है। आजकल पैक करते हैं, खिड़की दरवाजे नहीं रखते हैं, तो AC कूलर चलते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखे थे महल होते थे, उस समय तो AC कूलर होते ही नहीं थे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता था। हवा महल में जाके देखो आप, जगह जगह से हवा आती रहती है। तो इस तरह से मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है कि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल हो, लाइटें नहीं जलानी पड़े दिन में, नेचुरल लाइट से काम चल जाए, प्राकृतिक हवा आती रहे, जब भी रेन होए तो बारिश का पानी इस तरह से इकट्ठा हुए कि हम उसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो ये हो गया ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग होती है। इसमें अमेरिका को इंक्लूड नहीं किया गया, बोला है ना अमेरिका के बाहर। इनका कहना है कि अमेरिका तो वैसे ही टॉप पर है, इसलिए हम अमेरिका को शामिल नहीं कर रहे। तो अमेरिका के बाहर के देशों की टॉप 10 रैंकिंग होती है ये। तो पहले स्थान पर चाइना को रखा, दूसरे पे भारत को रखा, तीसरे पे कनाडा को रखा है, ध्यान रखना। फिर अगले में देखो पूछ रहे हैं जेली AIP और समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको किसने लॉन्च किया, इसको इसने लॉन्च किया है।
तो इनकॉइस क्या है, पहले तो ये याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। इंग्लिश में बात करोगे तो फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसकी स्थापना होती है 1999 में, मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। और आपने याद होगा पिछले साल इसके बारे में पढ़ा था कि 2025 में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया था, इसी को दिया गया था। और अभी इसी ने अपने कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल को लॉन्च किया है, वो यही है, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा इनके बारे में। एक है जेली AIFP, ये एक तरह का पोर्टल है और जेलीफिश से संबंधित है, जेलीफिश की निगरानी और उनका प्रबंधन करने का काम करेगा। एक है समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, इसका काम होगा मछुआरों को वास्तविक समय में समुद्री जानकारी देना, पूर्व चेतावनी देना। और एक सिवास है जो कि एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नाम से समझ में आ रहा है, जब भी गैर चक्रवाती बाढ़ आती है, जब ज्वार भाटा आता है तो उसके बारे में यह अग्रिम चेतावनी देगा। ठीक है, तो तीनों के काम मैंने आपको समझा दिया, किसने लॉन्च किया वो बता दिया। ध्यान रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ये भी देख ही लो कि चक्रवात गेजानी अभी किस देश में तबाही मचाई थी, तो मेडागास्कर में आया था चक्रवात गेजानी, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और मेडागास्कर बात है तो एक बार आप देख लो, ये रहा मैप में मेडागास्कर, इंडियन ओशन में आपको मिलेगा। जिसकी कैपिटल क्या होती है, एंटानानारियो, और करेंसी है मेलागेसी अरेयारी। प्रेसिडेंट है माइकल रेड्रियानिरेना। अरे यार, एक भी चीज़ सरल नहीं है, बहुत कठिन है। एंटानानारियो, मेलागेसी अरेयारी और माइकल रेड्रियानिरेना, खतरनाक लोग हैं। और ये याद रखना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, मेडागास्कर, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका कि लखपति बिटिया योजना भी किसने इसको शुरू किया, तो इसको दिल्ली ने शुरू किया है। तो एक तो ये याद रखेंगे सिंपल सा, लखपति बिटिया योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगी। एक्चुअली में यहाँ पे एक योजना चलती है, लाडली योजना। क्या होता है इसमें, बेटी के जन्म से जब तक वो 12वीं में एडमिशन न ले ले तब तक सरकार धीरे धीरे उसके नाम पे पैसा जमा करती है, और इस तरह से टोटल 1000 रुपये जमा करती है। और जब वो बिटिया 21 साल की हो जाती है तो ये पैसा और ब्याज व्याज मिला करके जो भी बनता है वो उस बिटिया को दे दिया जाता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस राशि को बढ़ा दिया, जो 35,000 रुपये थे इसको बढ़ा करके 56,000 कर दिया। इन्होंने कहा कि बिटिया के जन्म से लेकर जब तक वो 12वीं में एडमिशन लेगी तब तक हम टोटल 56,000 रुपये जमा कर देंगे बिटिया के नाम पे, और बाद में जब वो 21 साल की हो जाएगी तो ब्याज व्याज करके उसको जो पैसा मिलेगा वो 1 लाख के ऊपर होगा, 1,20,000 रुपये। और अब इस योजना को हम लाडली योजना नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अब उस लाडली को लखपति बना दिया, तो अब उसे कहेंगे हम लखपति बिटिया योजना। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य यही है, बेटियों को हायर एजुकेशन तक पढ़ाएं। जो माता पिता होते हैं, जो गरीब तबके के माता पिता होते हैं, जो पैसों की कमी के कारण बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, तो वो पढ़ाएं ताकि स्कूल में ड्रॉप आउट कम हो। ठीक है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखना, पैसा ज़रूर ध्यान रखना, पैसे पे प्रश्न बनते हैं आजकल एग्जाम में। एक ये प्रश्न भी देखो कि अभी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत 131वें स्थान पर रहा है। वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, न्याय, सुरक्षा के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें टॉप पर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड, नॉर्वे हो गया। भारत 131वें स्थान पर है टोटल 181 देशों में से। भारत का स्कोर है 0.607 और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को रखा है। पहली बार ये इंडेक्स 2017 में लॉन्च हुआ था, हर 2 साल में जारी होता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन को बनाया गया है और दिल्ली में पहली बार ये दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी से इसका आयोजन हो रहा है और आप कह सकते हो दिल्ली का ये सबसे बड़ा खेल उत्सव है। अच्छा, इसका मैस्कॉट भी आप ध्यान रख लो, मैस्कॉट भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट है रणवीर। तो 2 बातें याद रखनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शिखर धवन को और इसका मैस्कॉट क्या है, रणवीर है। रणवीर इसका मैस्कॉट है। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये कब मनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। किनकी जयंती को मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है 13 फरवरी, इसलिए 13 फरवरी की तारीख हमने चुना है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है, वो भी याद रखना। अच्छा, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है। पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे हमने 2012 में मनाया था और इसकी थीम क्या है, रेडियो एंड एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस, ये इसकी थीम ध्यान रखना। अच्छा, एक ये नाम ध्यान रखना, भारत का रेडियो मैन किसे कहा जाता है, राम सिंह बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आते हैं ये, हो सकता है स्टैटिक में आपसे पूछ ले, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले अभी पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा ईशान किशन बन गए हैं। तो ईशान किशन का नाम याद रखना, क्योंकि अभी T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले 50 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है उसी में इन्होंने नामीबिया के खिलाफ खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया। 20 गेंदों में 50 रन बना लिए इन्होंने, और इस तरह से T20 वर्ल्ड कप में एक विकेटकीपर के द्वारा बनाया गया ये सबसे तेज अर्धशतक भी है। ईशान किशन नाम है। T20 वर्ल्ड कप 2026 आपको बताइए 10वां एडिशन है, भारत श्रीलंका में हो रहा है और ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। और इसमें बांग्लादेश ने मना कर दिया था, हमने भी भगा दिया, चल भागे थे। और आप बताओ बांग्लादेश की जगह कौन सा देश खेल रहा है? फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत के सबसे कम उम्र के मेल पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए। तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य पांडे। अब पहले तो आप ये याद रखो कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब होता है। सिंपल सा है, जब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे किसी मिशन पे, जैसे आप चांद पे चले गए किसी मिशन पे, हमने आपको चांद पे भेज दिया, तो वहाँ पर आपकी क्या स्थिति रहेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ का वातावरण अलग होगा, तो आप वहाँ पे कितने दिन तक सर्वाइव कर पाते हो, कैसे उस स्थिति में आपको काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पहले धरती पे फील कराई जाती है। वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आपको यही लगे कि आप हाँ स्पेस में आ गए, मून पे आ गए, चंद्रमा पे आ गए, मतलब जहाँ पर आपको भेजना है वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाता है और आपको उसमें रख दिया जाता है। अब आप काम करो, काम करके दिखाओ। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं। ये जिस तरह से आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाते हो ना, अभी जैसे करे कि एग्जाम एप्लीकेशन पे मैं आपकी क्विज लगवाता हूँ, मैं कहता हूँ क्विज सॉल्व करो मेरे भाई, क्विज सॉल्व करो, पीछे पड़ता हूँ। क्यों? ताकि आपको जो भी गलती करनी है वो यहाँ कर लो। जब आप क्विज लगाओगे तो क्वेश्चन को रीड करने की, ऑप्शन देखने की, ये सब आपकी हैबिट पड़ेगी। कितना स्पीड से आपको करना है, जो भी गलती होनी है, जो भी सीखना है वो आपको यहीं पे सीख लो। यहाँ पे गलती होगी कोई टेंशन नहीं है, उससे आपको सीखोगे। गलती होगी तो सीखेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में जाकर के गलती हो गई तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से हम उनको अंतरिक्ष में भेजें, उससे पहले एक परीक्षण यहाँ कर लेते हैं, या ये जो भी काम उनको वहाँ पे करना है वही काम यहाँ पे करवाते हैं और देखते हैं। फिर ये कहते हैं हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, अच्छा ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो हम उससे सीखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ ये मुश्किलें आ सकती है, तो उस पर हम काम करते हैं, ताकि जब फाइनल में हम उनको वहाँ भेजें तो ऐसी दिक्कतें फिर ना आए। क्योंकि उनको वापस भेज करके फिर वो कहेंगे हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, वापस बार बार थोड़ी ना बुला के भेजेंगे, ये काम थोड़ी ना है। तो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और अभी यही हुआ, ये जो आदित्य पांड्या है इनकी मात्र उम्र है 17 वर्ष, और अभी गुजरात के धोलावीरा में एक स्पेस स्टूडियो है, आका स्पेस स्टूडियो, और यहीं पे चंद्र मिशन सिमुलेशन को पूरा किया इन्होंने, उस परीक्षण को पूरा किया, और ऐसा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के ये पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए। मतलब इस स्टूडियो में ये सेटअप तैयार किया गया चंद्रमा के जैसा, और वहाँ पर 7 दिनों तक ये रहे, परीक्षण इन्होंने पूरा कर लिया, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। ये कहने का मतलब है। और इसी तरह का एक प्रश्न आपको याद आएगा, इसरो ने लद्दाख के तसोकर घाटी में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया था, उसको होप मिशन नाम दिया था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। अच्छा, ये बुक भी कर ही लो आप, वैसे मैंने आपको बता दिया कई बार। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसके लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी, क्योंकि बुक बहुत चर्चा में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास बुक आ गई थी, उन्होंने बताया लोकसभा में, ये सब जो ड्रामा हुआ था ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो सब इस बुक के कारण ही हुआ था। फिर ये बुक लेकर के आ गए कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, बाद में सबने कहा कि बुक तो पब्लिश ही नहीं हुई, उल्टा इन्हीं को घेरे में ले लिया। वो सब छोड़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है आप तो ये बता, बुक आपके पास आई कहाँ से लगाई आपने? इन्हीं के माथे आ गए। इनको भी कह देना चाहिए था, जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसी तरह से बुक लीक हो गई। अब आप बताओ पेपर लीक कैसे होते हैं? अच्छा, ये प्रश्न भी और ध्यान रख लो, इस बुक को पब्लिश कौन सी कंपनी कर रही है? प्रकाशक कंपनी का नाम क्या है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एक तरह का एयर एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। एक्सरसाइज का नाम इन सीटू एक्सरसाइज, एक तरह का वायुसैन्य अभ्यास है। भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, कहाँ पर? हिंद महासागर क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जलडमरू मध्य है, वहाँ पर उसके आसपास इसका आयोजन हुआ। अच्छा, ये मलक्का जो जल संधि है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखो, पहले मैं आपको मैप में भी शो करता हूँ। ये आपका मलक्का स्ट्रेट रहा। अगर पूछें किसको ये जोड़ता है, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन हो गया और पैसिफिक ओशियन इधर हो गया, इसको जोड़ता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो
कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ता है। किस भूमि को अलग करता है ऐसे पूछेंगे तो मलेशिया और इंडोनेशिया का ये जो सुमात्रा द्वीप है उसको ये अलग करता है। इसी के नीचे आप देख लो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट आपको मिल जाएगा जो कि इंडियन ओशियन और जावा सी को अलग अलग करता है। और इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट आपको मिलेगा जो कि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और थाईलैंड की बात हमने करी है तो यहाँ पे ये आपको थाईलैंड मिल जाएगा। कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री है अनुतिन चारनबेराकुल। और देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना वहाँ से एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है, बताओ उत्तर क्या होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑटिज्म। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज के लिए जो स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा था उस पर रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है, तो इन्होंने कहा कि ये जो थेरेपी आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑटिज्म के इलाज के लिए, इससे इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करते, इस पर रोक लगाते हैं। क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये है, प्रमाणित नहीं है। ठीक है, और स्टेम सेल थेरेपी की बात कर लें तो क्या होता है ये, तो इसमें जो हमारे स्टेम सेल होते हैं, याद रखना है स्टेम सेल ये हमारे शरीर की मास्टर सेल भी इनको कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकते हैं। तो होता क्या है, जो डॉक्टर है वो शरीर के अन्य हिस्सों से जैसे वसा या बोन मैरो से ये कोशिकाएं निकालते हैं और उनको प्रभावित क्षेत्र में इंजेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये कोशिकाएं वहाँ पर पहुँचकर जो क्षतिग्रस्त जो टूटे हुए ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको ठीक करती है। तो ये इस तरह से काम होता है। और ऑटिज्म के इलाज के लिए इनको बना कर दिया ना, तो ऑटिज्म क्या है, तो ये आप कह सकते हो मस्तिष्क से जुड़ा ही एक बीमारी है, एक विकार है। और इसके लिए एक दिवस भी होता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर एक प्रश्न ये देखो, अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी, इन्होंने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इसको खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2027। एमडीए कैंपेन क्या है सब आपको बताता हूँ, याद रखना। पहले तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा है, इन्होंने कहा कि हमें 2027 तक भारत का लक्ष्य भी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस आप बोल दो, फाइलेरिया आप बोल दो, सब एक ही नाम है, तो इसको ख़त्म करना है 2027 तक। और उसी के लिए उन्होंने अभी ये पूरे देश में वर्ष भर चलने वाला एक सामूहिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। मतलब इसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे वो घर घर जा कर के इस फाइलेरिया यानी कि बीमारी से बचाव की जो भी दवाइयाँ होंगी वो घर घर जा कर के खिलाएंगे। तो इसको ख़त्म करने का लक्ष्य याद रखना 2027 है। अच्छा, अगर बात करें ये जो हाथी पाँव रोग है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आप बोलते हो, इसका रोग कारक क्या है, पैथोजन क्या है, तो वुचरेरिया बैनक्राफ्टी नामक परजीवी धागे जैसे नेमाटोड कृमि के कारण ये होता है, कीड़े के कारण होता है। और ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता कैसे है, तो मच्छरों से फैलता है, ये मच्छरों के माध्यम से। और ये प्रभावित किसको करता है, ये परजीवी हमारे शरीर के लसीका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड का भी अनावरण कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ है। तो ये भारत की पहली है म्यूजिकल रोड। अब तो आपने सभी वो गाना सुन ही लिया होगा, जय हो, मुंबई के कोस्टल रोड पे जो कि नरीमन पॉइंट से वर्ली तक जाता है, तो उसी के किनारे रोड के 500 मीटर के हिस्से में यहाँ पे रोड के किनारे इस तरह से स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं। तो जब भी कोई वाहन इन स्ट्रिप्स पे से निकलेगा और उसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर तक होनी चाहिए, तो एक गाना बज के आएगा, जय हो जैसा आपको सुनाई देगा। क्योंकि जब गाड़ी इसके ऊपर से चलेगी तो रगड़ आएगी, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से एक साउंड डेवलप होगा, और वो इस तरह से उन स्ट्रिप्स को सेट किया है कि वो जो संगीत निकलेगा वो एक मधुर संगीत होगा, वो एक शोर नहीं होगा, एक मधुर संगीत होगा। और वो आपको इस तरह से प्रतीत होगा कि स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उसका एक गाना है जय हो, नहीं सुना तो ज़रूर सुनना। तो ये सब तामझाम करने का उद्देश्य यही है कि लोग उसको एंजॉय करें, और एंजॉय के चक्कर में अपनी लोग स्पीड को धीमा करें, 70 से 80 स्पीड तक गाड़ी चलाएं। तो स्पीड को कंट्रोल करना, लोगों को इसके माध्यम से बोलना कि भैया धीरे चलाओ और मस्त गाने सुनो। अच्छा, दुनिया का पहला म्यूजिकल रोड ये बनाया था डेनमार्क ने 1995 में। अभी मुश्किल से 5-6 देश ही हैं जिन्होंने इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसे कहते हैं इनोवेशन, इसे कहते हैं प्रगति करना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक ये भी देख लो, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में ये शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया। पहला कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं दे चुका हूँ। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे वो तो दे देंगे, जो अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप बताओ इसका उत्तर, क्या आपको पता है, तभी आपको इस क्लास की अहमियत पता लगेगी कि हमेशा आपने कहीं पर भी ट्यूलिप गार्डन के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो।
क्या है प्रश्न वैसे? कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया में टॉप पर है? बताओ। हम अगला देखते हैं। ये देख लो, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा वो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये रहे, ऑप्शन भी दे दिए चलो मैंने आपको। अब फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को होता है, याद रखना। 12 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1958 में, इसीलिए 12 फरवरी को। और ये भी याद रख लो, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह पूछेंगे तो 12 से लेकर 18 फरवरी तक होता है। थीम क्या है इसकी? थीम विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये एक ये भी देख लो कि थान्या नाथन सी, ये किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? केरल की। मतलब ये जन्म से ही ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है, दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद इन्होंने मेहनत की, अपनी सभी कमियों को साइड में रखा और उन्होंने वो कर दिखाया जो हम में से मैक्सिमम लोग आंखें होते हुए भी नहीं कर पाते। हम दूसरी कमियां ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे यार उसके पास देखो तो सही, आंखें नहीं है, फिर भी कर दिया उसने, ठीक है। तो ये उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के गालों के ऊपर एक तमाचा है जो हमेशा बहाने मारते रहते हैं। आप बताओ इससे बड़ा बहाना क्या मारोगे? हैं जिनको हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालने की आदत है। सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, सर आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है, ये हो रहा है, मेरे को याद नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करा रहे हो, इतना रिवीजन कैसे करेंगे, इतना कैसे याद होगा? अरे मत करो, कौन कह रहा है? मत पढ़ो, ऐश करो, क्यों पढ़ रहे हो? इस लड़की का नाम याद रखो। जब भी इस तरह के बहाने मारो, इस लड़की का याद रखो नाम, कि ये तो बहाना मार सकती थी ना, और इसका बहाना तो वैलिड भी था कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, और सब मानते भी बात, हाँ यार बच्ची क्या करेगी, बच्ची सिंपैथी मिल जाती बहुत। फिर याद रखना, कमज़ोर इंसान हमेशा बहाने मारता है, ठीक है। हो सकती है समस्या, हो सकता है मैं रिविज़न ज़्यादा कराता हूँ, हो सकता है आप दूसरों से कमज़ोर हो, आपको एक बार में याद नहीं होता। अरे एक बार में नहीं होता, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, कैसे याद नहीं होता? अपने आप से बोलो, इसकी ऐसी की तैसी, कैसे याद नहीं होगा? करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगा। ज़िद्दी बनो पढ़ाई के लिए। बाकी तो पूरी दुनिया में से जो नकारा लोग हैं वो बहाने मार रहे हैं, आप भी उस लाइन में आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि अभी चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो दो भारतीय डॉक्टर है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। तो सिंपल सा याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार है। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2017 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो सम्मान है ये मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान देने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में $1 लाख मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया नेत्र देखभाल और मोतियाबिंद उन्मूलन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। इस बार 2 भारतीयों को दिया गया, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं और इनको भी चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। अभी अप्रैल में दिया जाएगा वॉशिंगटन DC अमेरिका में। कौन देगा? तो ये एक फाउंडेशन देगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। तो साथियों ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की इस बार कोशिश की है। जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको भी डाल दिए ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। हाँ उस कारण से हो सकता है आपका वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन गया हो, लेकिन मैंने कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेरी मेहनत के ऊपर भी ध्यान दें। इन वीडियोज़ से आपको अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ के ऊपर भी थोड़ा सा दया दिखाएं, इन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर ये वीडियोज़ आपको सपोर्ट करते हैं आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में, तो आपका भी उद्देश्य बनता है टिट फॉर टैट ही सही, आप भी इनका सपोर्ट करें। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में या आपका कोई स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो एक बार शेयर ज़रूर करना यार। और तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट समझ के कर देना, गुरु दक्षिणा समझ के कर देना, भाई समझ के कर देना, दोस्त समझ के कर देना, अपना समझ के कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।